तो ये इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ये एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जैसे माउथ में हमारा क्या है, सेलेवरी एमाइलेज है, तो उसको एक्टिवेट करेगा कौन, आपका क्लोराइड आयन। यानी कि क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में सेलेवरी एमाइलेज क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और वो क्या करेगा, माउथ में ही हमारे स्टार्च का 30% डाइजेशन कराएगा। तो क्लोराइड आयन एक्टिवेटर होता है किसका, सेलेवरी एमाइलेज का। किसका वो एक्टिवेटर होता है, सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज एक्टिवेटर होता है। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम +2 आयन क्या होता है, वो हेक्सोकाइनेज जो होता है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज आप कहाँ पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस में पढ़े थे ना, हेक्सोकाइनेज। हाँ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेट करता। और किस एंजाइम को, रोबिस्को एंजाइम को। किसको, रोबिस्को। और किसको, आपका पेप्केज। किसको, पेप्केज। पेप्केज कहाँ पे पढ़े हो, पेप्केज एंजाइम। पेप्केज फिक्सेशन ऑफ CO2, CO2 का फिक्सेशन जो कराता है पेप्केट, पेप्केज। इन सभी का क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। क्या होता है, एक्टिवेटर। सोडियम आयन जो होता है वो क्या होता है, एटीपेज आपका एंजाइम होता है। क्या होता है, एटीपेज एंजाइम। समझ में आई नहीं, एटीपेज, आप एटीपी पढ़े हो ना, एटीपी के, हाँ, एटीपेज एंजाइम क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है। यानी कि सोडियम आयन किसको करेगा, एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। मोलिब्डेनम जो होता है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। आप प्लांट में पढ़ते हो नाइट्रोजन का फिक्सेशन। क्या पढ़ते हो, प्लांट में पौधे क्या करते हैं, रूट्स में पौधों के क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। या तो आपको नाइट्रोजिनोज बोला, या तो डाई नाइट्रोजिनोज, एक ही बात है, नाइट्रोजिनेज या डाई नाइट्रोजिनेज। इन एंजाइम्स का एक्टिवेशन कौन कराता है, आपका मोलिब्डेनम आयन। कौन कराता है, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम में कौन, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज या कोष्टक में डाई नाइट्रोजिनेज। अगर पूछे मोलिब्डेनम कंटेनिंग आपका एंजाइम या आयरन कंटेनिंग, तो नाइट्रोजन मोलिब्डेनम और आयरन को कंटेन करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसके पास मोलिब्डेनम और आयरन भी होते हैं। जिंक की बात की जाए तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज CA एंजाइम जो होता है, जो क्या करता है, आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और क्या होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इन सभी का क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। कौन, आपका जिंक। तो जिंक क्या होता है आपका, जिंक जो होता है वो एक्टिवेटर होता है किसका, जिंक आपका एक्टिवेटर होता है किसका, आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या होता है, कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पढ़े हो, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आप पढ़े हो आपका इन एरोबिक, एरोबिक और आपका जो रेस्पायरेशन में एरोबिक है, नॉन एरोबिक। तो नॉन एरोबिक रेस्पायरेशन में आप पढ़े हो ना, जब 2 मोल पायरुविक एसिड आपका क्या होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। हाँ, ठीक है, अल्कोहल फर्मेंट, तो आपका इस्तेमाल होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। समझ में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और बताओ एक एंजाइम वहाँ पे और इस्तेमाल, अल्कोहल डिहाइड्रोजन, और क्या होता है, कार्बोक्सी डिहाइड्रोजिनेज। बताओ क्या होता है, 2 एंजाइम होते हैं, वो लैक्टिक एसिड में अलग बात है। अल्कोहल डिहाइड्रो, चल, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और आपका क्या है, एंड आपका क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या है, इन सभी एंजाइम्स का एक्टिवेटर। जिंक किसका एक्टिवेटर है, इसका। मोलिब्डेनम इसका एक्टिवेटर, सोडियम इसका एक्टिवेटर, और आपका मैग्नीशियम इसका एक्टिवेटर, क्लोराइड आयन किसका एक्टिवेटर, सेलेवरी एमाइलेज। ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके के एंजाइम्स का क्या करते हैं, एक्टिवेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, एक्टिवेशन। क्या कराएंगे, एक्टिवेशन कराएंगे। ठीक है,
हाँ ठीक। हाँ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डी हाइड्रोजन, DEHYDROGENASE, डिहाइड्रोजिनेज। और ये क्या है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, क्या है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक। जिंक +2 है कहाँ? अरे अच्छा जेड लिखे हैं क्या? बता दें, अच्छा ठीक है ठीक, वो जेडन है, जिंक बोले थे ना। अच्छा नहीं सुने होंगे, वो जेडन है भैया, ठीक है। चलें, हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, यानी कि कोई एंजाइम कितना एफिशिएंट होगा, कोई एंजाइम कितना एफिशिएंट होगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर क्या है। क्या है? टर्नओवर नंबर क्या है। ये टर्नओवर नंबर क्या होता है अभी बताते हैं। टर्नओवर नंबर क्या होगा, यानी कि किसी भी एंजाइम की जो एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टर्नओवर नंबर पे, यानी कि जितना ज़्यादा टर्नओवर नंबर उतना ज़्यादा वो एंजाइम क्या होगा, एफिशिएंट होगा। समझ में नहीं, ज़्यादा टर्नओवर नंबर ज़्यादा एफिशिएंट। और टर्नओवर नंबर क्या है कि आपका जो होता है सबस्ट्रेट जो होता है ना, सबस्ट्रेट क्या होता है, चेंज होता है प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट जो चेंज होता है प्रोडक्ट में एक मोल एंजाइम के द्वारा, एक मोल एंजाइम के द्वारा जितना सबस्ट्रेट आपका चेंज होगा प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर बोलते हैं। मान लो कोई ए एंजाइम है, क्या है, कोई ए एंजाइम है और ए पर्टिकुलर एंजाइम पर यूनिट टाइम में 10 मोल क्या कर रही है, 10 मोल यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करे, या 10 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के किस में बना रहे, चेंज करे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। तो और बी कोई एंजाइम है वो क्या कर रही है 20, और सी क्या कर रही है 30, उसी पर यूनिट टाइम में। और सभी एंजाइम्स का हमने जो कंसंट्रेशन लिया है वो कितना है, सेम है 1 मोल, क्या है 1 मोल। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, जो सी वाला एंजाइम है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट टाइम में वो ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और किसी भी एंजाइम का जो टर्नओवर नंबर होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एंजाइम के पास कितनी एक्टिव साइट्स हैं। जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, टर्नओवर नंबर, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एफिशिएंट, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लो मेरे पास 2 हाथ हैं, क्या है, मेरे पास 2 हाथ हैं, और मैं मान लो कोई पर्टिकुलर काम, एक कॉमन काम है, क्या है, एक कॉमन काम है, मेरे पास 2 हाथ है, मैं 2 हाथों से काम कर रहा हूँ, 1 घंटे में मैं जितना काम कर रहा हूँ। और कोई व्यक्ति बी है, ठीक है, बी है, मैं कोई पर्सन और एक पर्सन और, हम काम कर रहे हैं, मेरे पास 2 हाथ, उसके पास क्या है 4 हाथ है। अब क्या, तो 4 हाथ वाला आदमी कहा होता, कंसीडर करने मानने की बात करें, ठीक है। तो 1 घंटे में मैं जितना काम करूंगा 1 घंटे में वो जितना काम करेगा।
मुझसे ज़्यादा काम कौन करेगा, वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 हाथ, उसके पास क्या है 4, यानी कि उसके पास ज़्यादा एक्टिव साइड, मेरे पास कम एक्टिव साइड, तो वो पर यूनिट टाइम में ज़्यादा वर्क करेगा और उसी सेम पर यूनिट टाइम में मैं क्या करूँगा, उससे कम। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिव साइड ज़्यादा, मेरे पास एक्टिव साइड क्या है, कम है, मेरे पास एक्टिव साइड कम है, तो उसका टर्नओवर नंबर भी ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, मेरा टर्नओवर, हाँ, प्रोडक्ट भी उसका क्या होगा, ज़्यादा, प्रोडक्ट भी क्या होगा उसका ज़्यादा पर यूनिट टाइम में देखने को मिला, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम, टर्नओवर नंबर भी कम, एक्टिव साइड भी कम, समझ में आएंगे, और पर यूनिट टाइम में जो प्रोडक्ट मेरे द्वारा बनेगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो एफिशिएंसी जो एंजाइम की होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, टर्नओवर नंबर पे। किस पे, टर्नओवर नंबर पे। और टर्नओवर नंबर क्या है, सबस्ट्रेट जो कहता है, क्या होता है, सबस्ट्रेट जो चेंज होता है प्रोडक्ट में पर मोल, यानी कि या बाई 1 मोल ऑफ एंजाइम इन पर यूनिट टाइम, सबस्ट्रेट चेंज इनटू प्रोडक्ट बाई 1 मोल ऑफ एंजाइम इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। ठीक है, क्या कहलाता है, टर्नओवर नंबर। और ये टर्नओवर नंबर किससे रिलेटेड है, उस एंजाइम के एक्टिव साइड से, उस एंजाइम की एक्टिव साइड से, जितना ज़्यादा एक्टिव साइड उतनी ज़्यादा, एक्टिव साइड का मतलब समझ लो सबस्ट्रेट को बाइंड करने की साइड, बाइंडिंग साइड ऑफ सबस्ट्रेट, जिसके बाद ज़्यादा बाइंडिंग साइड होगी सबस्ट्रेट की, वो ज़्यादा सबस्ट्रेट को बाइंड कर पाएगा, जिसके पास कम होगी वो कम सबस्ट्रेट को बाइंड कर पाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो क्या करेगा, ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा जिसके पास बाइंडिंग साइड ज़्यादा है, और वो कम प्रोडक्ट को, यानी कि कम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा जिसके पास बाइंडिंग साइड क्या है, कम। तो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। तो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम क्या है, हाँ चलो, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लिखो, लिखो, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम। टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम। अब भैया टर्नओवर नंबर क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि टर्नओवर नंबर क्या है। आप तो बता दिए कि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, उसके टर्नओवर नंबर पे डिपेंड करती है। हमको टर्नओवर नंबर तो आना चाहिए, टर्नओवर नंबर क्या है, ठीक है। तो क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, amount of substrate molecules change into product molecules by 1 mole of, कंडीशन होनी चाहिए ना, by 1 mole of enzyme by 1 mole of enzyme in per unit, वो पर यूनिट टाइम आप पर मिनट ले सकते हो, पर घंटे ले सकते हो, जैसे आपको, ठीक है। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नओवर, ठीक है।
और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, मोल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है, समझ आएंगे नहीं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बाय 1 मोल ऑफ एंजाइम इन पर यूनिट टाइम। हम क्या ले रहे हैं, पर यूनिट टाइम में देख रहे हैं कि 1 मोल एंजाइम से कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में, यही क्या कहलाता है, उस एंजाइम का क्या कहलाता है, टर्नओवर नंबर। समझ में क्या कहलाता है, टर्नओवर नंबर। मान लो जैसे एंजाइम ए था, क्या था ये, मान लो सबस्ट्रेट था, और ये क्या था आपका, एंजाइम ए था, क्या था, एंजाइम ए, और ये किस में चेंज हुआ, प्रोडक्ट में। क्या होगा, ये S1 सबस्ट्रेट था, और ये क्या था आपका P1 प्रोडक्ट, और ये क्या था, ये क्या है आपका बी एंजाइम है, और ये P2 प्रोडक्ट बना, ये क्या है आपका S2 अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है, S1 अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, P1 प्रोडक्ट में S2 अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, P2 प्रोडक्ट में चेंज हुआ, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, मान लो इसका अमाउंट क्या है, H1 का ज़्यादा है, H2 का क्या है, कम है, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स इसका ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा बने P1 के और P2 से, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, ज़्यादा, इसका टर्नओवर नंबर ज़्यादा। इस तरीके से समझ सकते हो। तो हम लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नंबर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन का होगा कि नहीं, बताओ। अरे जितना ज़्यादा टर्नओवर नंबर उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमने टाइम को फिक्स किया है, अमाउंट ऑफ एंजाइम को फिक्स किया, ठीक है। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नंबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक्टिव साइट के, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव साइट। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव साइट्स। अब एक्टिव साइट क्या है, हम बताते हैं एक्टिव साइट क्या होता है, ठीक है, ठीक है, एक्टिव साइट क्या है बताते हैं। चलें, बोलो, बोलो भैया, ठीक है। चल, एक्टिव साइट क्या होता है देख लो। एक्टिव साइट एक्टिव साइट क्या होता है देखते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम का स्मॉल यानी कि छोटा सा हिस्सा जो बाइंड करता है किससे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। तो स्मॉल पार्ट या स्मॉल सेगमेंट ऑफ एंजाइम विच बाइंड विथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो लिखना स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम यानी कि छोटा सा वह हिस्सा एंजाइम का जो किससे बाइंड करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स।
small part of enzyme which bind with substrate molecules moly is called active site. उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं, एक्टिव साइट या एक्टिव साइट। ठीक है, जो एक्टिव साइट होता है आपका एंजाइम का, वो बना होता है किसका? अरे भैया एंजाइम किसका बना है? प्रोटीन का। और प्रोटीन में है क्या? अमाइनो एसिड। क्या होते हैं? तो एक्टिव साइट जो बनाते हैं वो क्या होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं किसके? अमाइनो एसिड्स के। तो यानी एक्टिव साइट किसका बना है? एक्टिव साइट मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। समझ में आए कि नहीं? तो अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? एक्टिव साइट्स are made up of स्पेसिफिक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए लिख दें चलेगा? ए का मतलब समझ गए? अमाइनो एसिड्स। चलो, तो एक्टिव साइट आपका बना क्या है भैया? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ना जी। ये क्या है बना है? एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का क्या है, यानी कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाते हैं अमाइनो एसिड के। यानी कि हम बात करें, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस सभी एंजाइम्स के अंदर मौजूद सभी एक्टिव साइट्स के लिए क्या सेम होंगी? नहीं, अलग अलग एंजाइम्स में जो अलग अलग एक्टिव साइट्स हैं उनमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या होगा? वो स्पेसिफिक होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे कुछ और पर्टिकुलर एंजाइम ए है तो उसमें कुछ और, बी है तो उसमें कुछ और, सी है तो उसमें ही कुछ और। समझ में आई नहीं? बोलो। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्टिव साइट क्या है? वो स्पेसिफिक है। क्या है? और अगर एक्टिव साइट उसका स्पेसिफिक है तो एंजाइम क्या हो गया? पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही क्या होगा? यानी कि कोई ए एंजाइम है तो वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही बाइंड करेगा। अगर ए एंजाइम आपका स्पेसिफिक है बी सबस्ट्रेट के लिए तो वो सी या डी सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करेगा। वो केवल और केवल किसको बाइंड करेगा? किसको? बी को ही। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है, वो स्पेसिफिक है किसके लिए? बी के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के लिए। तभी कहा जाता है ना, अगर एंजाइम के साथ आप थोड़ा बहुत क्या करिए? छेड़छाड़ कर दीजिए, उसके एक्टिव साइट के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए तो वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को बाइंड नहीं कर पाता है। समझा ही नहीं? क्यों? क्योंकि अब वो स्पेसिफिक नहीं रह गया, यानी कि उसका एक्टिव साइट क्या हो गया? चेंज हो गया। और सबस्ट्रेट अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे ही जाके बाइंड करता। वो ढूंढ रहा है बेचारा मेरा स्पेसिफिक एक्टिव साइट है क्या, जब वो हो तो मिले ना। इसीलिए मॉड्यूलेटर जो होते हैं कुछ क्या करते हैं? एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, कुछ घटा देते हैं। जो घटाते हैं वो एक्टिव साइट के साथ क्या करते हैं? यानी कि एक्टिव साइट को चेंज कर देते हैं। अब आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आएगा, एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, बाइंड ही नहीं करेगा, तो आपका जो क्या होता है प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए उतना बनेगा। और कुछ क्या होते हैं? शार्पनेस जो होता है एक्टिव साइट की
वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब क्या करता है, जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स किसको, एक्टिव साइट को, वो आसानी से बाइंड कर लेगा और किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। बोलो, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होगा कि वो विशेष तरह के क्या करते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ही बाइंड करेंगे। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव साइट्स आर स्पेसिफिक, क्योंकि इनकी एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। समझ में आएगी नहीं? एक्टिव साइट्स क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगी। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में होती हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। जैसे आपका ये एंजाइम है, ये क्या है आपका एंजाइम, ये एंजाइम है, ये इसकी क्या है, ये एक्टिव साइट है। क्या है ये, क्या है, एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट है, ये क्या है, एक्टिव साइट। ये इस तरीके से मान लो कुछ इस तरीके से सबस्ट्रेट के लिए क्या है भैया, ये क्या है आपका सबस्ट्रेट है, क्या है, और ए सबस्ट्रेट है, क्या है, ए सबस्ट्रेट। और ये मान लो क्या है आपका इस तरीके से क्या है, बी सबस्ट्रेट। क्या है, बी सबस्ट्रेट। तो इसके एक्टिव साइट आपके किसके लिए है, स्पेसिफिक, ये ए सबस्ट्रेट के लिए। ये बी नहीं आके बाइंड करेगा, यहाँ पे बी आई के नहीं बाइंड करेगा। समझ आएगी नहीं? तो ये किससे बाइंड करेगा, अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो अकॉर्डिंग टू किसके है, आपके सबस्ट्रेट ए के अकॉर्डिंग है, बी के अकॉर्डिंग नहीं है। समझ में आएगी ना? बी के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट जो आपका एक्टिव साइट है वो ए वाले सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग है, बी वाले सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपका सबस्ट्रेट ए ही आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब अगर आप किसी भी तरीके से इस एक्टिव साइट को चेंज कर दिए तो ये सबस्ट्रेट इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, बाइंड ही नहीं करेगा। और जब बाइंड नहीं करेगा तो एंजाइम प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को चेंज नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, की एंड लॉक। जैसे मतलब क्या कह सकते हो, अब मत कहना है मास्टर चाबी होती है, ठीक है, नॉर्मल ताले के लिए, नॉर्मल ताले। जैसे आपका क्या हो गया, आपका ताला हो गया और चाबी हो गया। ताला क्या है आपका, आपका क्या एंजाइम है, और की क्या है आपका सबस्ट्रेट। समझ में आएगी नहीं? ढेर सारे चाबी का गुच्छा, 10 चाबियों का गुच्छा ले लीजिए, 10 चाबियां हैं और एक पर्टिकुलर ताला है, तो आप 10 चाबी को लगाओगे तो वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही, यानी कि वो पर्टिकुलर की ही उस लॉक में जाके एडजस्ट होगा जिसके लिए वो लॉक स्पेसिफिक है, जिसके लिए वो बना है। बाकी 9 चाबियां उसमें नहीं लगेंगे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, यानी कि एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होगी जिससे वो क्या होगा, खुलेगा। की एंड लॉक मॉडल से समझते हैं हम लोग। समझ आए ना? की एंड लॉक मॉडल बोला जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको भी। ठीक है, चलो एक्टिव साइट,
एक्टिव साइट हो गया आपका। एक होता है एलोस्टेरिक साइट। क्या होता है? एलोस्टेरिक साइट। सुनो, एंजाइम्स पे एक्टिव साइट के अलावा और भी क्या होते हैं? साइट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। और ये एलोस्टेरिक साइट्स किसके लिए होते हैं? अलग अलग मॉड्यूलेटर के लिए। किसके लिए? अलग अलग मॉड्यूलेटर, यानी कि अलग अलग इफेक्टर्स के लिए। किसके लिए? अलग अलग इफेक्टर या मॉड्यूलेटर जो इफेक्टर्स होते हैं उनके लिए होते हैं। और ये इफेक्टर्स क्या करा सकते हैं? उस पर्टिकुलर एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करके एक्टिव साइट की या तो शार्पनेस को बढ़ा देंगे, जिससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, जल्दी से क्या करता है? बाइंड कर लेता है। यानी कि अब क्या हो गई? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। और या तो क्या करेंगे? वो इफेक्टर्स क्या होंगे? इनहिबिटर हो सकते हैं, या क्या होता है? इनहिबिटर हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इनहिबिटर है तो क्या करेंगे? उस एलोस्टेरिक साइट से अगर बाइंड करेंगे तो उसकी एक्टिव साइट में क्या करेंगे? बदलाव कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। और वो बदलाव क्या होगा? उस एंजाइम की क्या करेगी? एक्टिव साइट को बदल देगी और इसकी एफिशिएंसी भी घट जाएगी। ठीक, चलो लिखते हैं एलोस्टेरिक साइट। चलो, एलोस्टेरिक साइट क्या होता है? देखो, ये होता है साइट फॉर डिफरेंट मॉड्यूलेटर इफेक्टर्स। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एंजाइम्स के पास क्या होते हैं? साइट्स होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेटर इफेक्टर। और मॉड्यूलेटर इफेक्टर्स क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। किसकी? एंजाइम की एक्टिविटी को। मॉड्यूलेटर जो इफेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी। और इनके पास क्या होता है? एंजाइम के पास होता है एक्टिव साइट्स के अलावा क्या होती हैं? और भी साइट्स होती हैं, जिनमें से हम क्या कर रहे हैं? एलोस्टेरिक साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस एलोस्टेरिक साइट से आके आपके जो मॉड्यूलेटर इफेक्टर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं, और ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है। आपको अच्छे तरीके से अभी समझा रहे हैं क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए साइट्स फॉर different types of sites, site for different types of modulator effectors, modulator effectors, sites for different types of modulator effectors फाउंड ऑन, चलो इतने। ये क्या होती हैं? साइट्स होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेटर इफेक्टर्स, जो कि एंजाइम्स के पास क्या होता है? मौजूद होता है। और ये मॉड्यूलेटर इफेक्टर होते क्या हैं? मॉड्यूलेटर इफेक्टर हैं क्या? मॉड्यूलेटर इफेक्टर क्या है? क्या ये रेगुलेट करेंगे? क्या करेंगे? रेगुलेट एंजाइम चलो, इसको अच्छे तरीके से हम समझते हैं एलोस्टेरिक साइट को। और एलोस्टेरिक साइट में मॉड्यूलेटर इफेक्टर को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, किस तरीके से ये एंजाइम एक्टिविटी को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो पहले फिगर बना लेते हैं हम।
ठीक है, ये क्या है आपका एक्टिव साइट्स है, और ये क्या है आपका एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट है, ये आपका एंजाइम जो है, एंजाइम्स के पास देखो, एंजाइम्स के पास अलग अलग साइट्स होती हैं, ठीक है, उनमें से हम एलोस्टेरिक साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये आपका मान लो ये आपका क्या है, ये आपका मॉड्यूलेटर है, क्या है आपका मॉड्यूलेटर इफेक्टर है, जो कि बाइंड करेगा बाद में किससे, इस एलोस्टेरिक साइट से, किससे, एलोस्टेरिक साइट से। तो मॉड्यूलेटर कुछ हमारे जीवन में भी क्या होता है, मॉड्यूलेटर इफेक्टर होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करेंगे, आपको क्या करते हैं, जैसे मान लो हम किसी कार्य को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, किसी कर तो हम ही रहे हैं ना किसी कार्य को, तो क्या हो, दो तरीके के पर्सन हो सकते हैं। एक वो पर्सन जो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि और ज़्यादा एफिशिएंसी से या और एफर्ट से आप उस काम को करने लगोगे, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी, आपकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी उस वर्क के लिए, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में, क्या करते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर देंगे कि जो आपकी एफिशिएंसी थी, जो आपकी कंसंट्रेशन थी, और ज़्यादा क्या होती है, घट जाती है। समझ में आएगी नहीं, और ज़्यादा क्या होती है, घट जाती है। सेम यही काम कौन करता है, आपका मॉड्यूलेटर जो इफेक्टर होता है वो करता है। या तो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, या तो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, घटा देगा। क्या करेगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। तो मॉड्यूलेटर इफेक्टर का काम कैसे होता है, समझ में आ गया। वो चीज़, ठीक है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, एंजाइम की एफिशिएंसी को क्या कर दे, बढ़ा दे, उसके वर्क को क्या करे, बढ़ा दे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेंसर बोलेंगे या एक्टिवेटर बोलेंगे, ठीक है। और जो घटा दे क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे, ठीक। तो लिखो, इसमें दो चीज़ें लिखेंगे हम लोग। चलें, तो ये मॉड्यूलेटर जो हैं, मॉड्यूलेटर आपके क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं आपके एक्टिवेटर हो, क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं आपके क्या हो, इनहिबिटर। ये या तो क्या होंगे, एक्टिवेटर होंगे, या तो क्या होंगे, इनहिबिटर। अगर आपका मॉड्यूलेटर क्या है, आपका मॉड्यूलेटर क्या है, एक्टिवेटर है, क्या है, मॉड्यूलेटर अगर क्या है आपका एक्टिवेटर है, तो ये क्या करेगा, बाइंड विथ एलोस्टेरिक साइट। ये क्या करेगा, बाइंड विथ एलोस्टेरिक sites and increase sharpness of enzyme या sharpness of active site। ये क्या करेगा, जो एक्टिव साइट की शार्पनेस है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आसानी से क्या होगा, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड कर लेगा। क्या करेगा, आसानी से क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, ठीक है। जैसे समझ लो लोहार जो होता है, मान लो कोई चीज़ बन गया है तो फिनिशिंग का काम कर देता है। क्या कर देता है, फिनिशिंग कर, रंदा उंदा मार के कोई चीज़ इधर उधर है तो फिनिशिंग कर देगी, तो चीज़ें आसानी से क्या होती हैं, अच्छी लगने लगती है। या कोई चीज़ फिट नहीं हो रही तो हल्का सा क्या करता है, शेपिंग का काम कर देता है, और वो चीज़ जाके अच्छे से फिट हो जाती है। तो मान लीजिए सबस्ट्रेट थोड़ा, मतलब मान लो थोड़ा बहुत एक्टिव साइट, मान लो थोड़ी बहुत एक्टिव साइट क्या थी, कम अच्छी थी, या मतलब अच्छी तरीके से डेवलप नहीं, मान लो ये क्या करेगा, इसकी शार्पनेस बढ़ा देगा, ठीक है,
शार्पनेस को बढ़ा देगा, आसानी से सबस्ट्रेट आके इसमें क्या होगा, फिट हो जाएगा। बस इतना सा काम करता है, समझ लो, ठीक है। कौन? आपका एक्टिवेटर जो होता है वो काम। और इनहिबिटर क्या करेगा? इनहिबिटर क्या करेगा? जैसे ही बाइंड करेगा, बाइंड विद एलोस्टेरिक साइट्स and change the shape of active अब भैया एक्टिव साइट के शेप को इसने क्या किया? चेंज कर दिया। क्या किया? चेंज कर दिया। जब एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर दिया, अब सबस्ट्रेट बेचारा बाइंड नहीं करेगा किससे? आपके एक्टिव साइट से, और आपका क्या होगा? एंजाइम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी एंजाइम की एफिशिएंसी। क्या फिगर बनाएं क्या, कि मतलब समझ जाओगे? हाँ, जैसे मान लो इसमें होता क्या, इसमें वाले में होगा क्या? हाँ, समझ तो लोगे तुम लोग। यहाँ पे मॉड्यूलेटर आया और इसकी शार्पनेस को क्या किया? इसकी शार्पनेस को क्या किया? बढ़ा दिया। इसकी शार्पनेस को क्या किया? एक्टिव साइट। और इस तरीके से क्या करता है? इंक्रीज कर देता है क्या? एंजाइम एफिशिएंसी या एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे मान लो क्या कर दिया, जैसे ही बाइंड करेगा, मान लो इसने क्या किया, एंजाइम के साथ में ऐसे चेंज कर दी। क्या कर दी? चेंज। शेप भी क्या किया? चेंज कर दिया। शेप क्या किया? एक्टिव साइट का क्या किया? ये एक्टिव साइट का शेप क्या किया? एक्टिव साइट शेप चेंज्ड। तो सबस्ट्रेट डू नॉट बाइंड विद एक्टिव साइट, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सबस्ट्रेट मोर एफिशिएंटली बाइंड विद एक्टिव साइट, वो और ज्यादा एफिशिएंसी से क्या करेगा? एक्टिव साइट से जाके बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? सबस्ट्रेट डू नॉट बाइंड विद एक्टिव साइट। अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? देन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीजेस। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये काम किसका होता है?
जो एलोस्टेरिक साइट पे मॉड्यूलेटर्स बाइंड करते हैं उनका काम होता है। समझ में आई नहीं? एलोस्टेरिक साइट किसके लिए होती है? मॉड्यूलेटर्स जो इफेक्टर्स होते हैं उनके लिए होती है। समझ में आई नहीं? जो मॉड्यूलेटर इफेक्टर्स होते हैं उनके लिए साइट्स होती है एंजाइम्स पे मौजूद, उसको बोलते हैं हम लोग एलोस्टेरिक साइट। और ये मॉड्यूलेटर इफेक्टर काम क्या करते हैं? हमारी जो एक्टिव साइट के एफिशिएंसी है या तो उसको बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे बाय इंक्रीजिंग शार्पनेस और डिक्रीजिंग शार्पनेस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया। चल चलें, बोलो भैया। चलें, चलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। समझ में आ गई नहीं? तो उनकी बातें हम करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम लोगों को? जिसका मन करे चिल्लाए चिल्लाए, जिसका मन करे रोने का रोए, जो जिसको मन करना है वो करो। हमारा काम है पढ़ा के चले जाना बस। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाना और यहाँ से चले जाना। उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। हमारा प्राइमरी काम है पढ़ाना। ठीक है, वही काम है हमारा और कोई काम नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप अपने साथ जो करना हो कर सकते हो। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हम खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम अच्छे से निभा के चले जाएंगे। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बिगड़ना हो बिगड़ सकते हो, अच्छा बनना है अच्छा बनिए, बुरा बनना है बुरा बनिए, जो बनना है वो आप वो बन सकते हैं। ठीक, आप जिम्मेदार हो अपने। कहोगे टीचर का काम होता है समझाना। हाँ बिल्कुल समझाना होता है काम, लेकिन भाई कितना समझाए? अंगुली पकड़ के थोड़ी ना चलाएगा कि आप चलिए। अब बच्चे थोड़ी ना हो कि अंगुली पकड़ के आपको चलना बताएगा कि इस तरीके से चलिए। आप अगर नहीं मानोगे कोई बात को तो कितना बताएगा वो, कितना समझाएगा वो? तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर जो होता है वो क्या होता है आपका? टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा उसके बारे में हम देख चुके थे। टेम्परेचर और पीएच के बारे में देख चुके थे पहले ही, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी है नहीं, लिखिएगा मत, लिखे हो वैसे भी। ठीक है, तो हम बात करें एंजाइम की एक्टिविटी जो टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है वो क्या है? ठीक, रेट वर्सेस टेम्परेचर का जब हम ग्राफ देखते हैं एंजाइम के एक्टिविटी के लिए तो होता क्या है? वेल शेप्ड ग्राफ आता है। क्या आता है आपका? वेल शेप्ड का ग्राफ आता है। यानी कि जब हम इनिशियली क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट वो क्या होता है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन ये रेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही बढ़ता है भैया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही बढ़ता है। और इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो रेंज होता है, माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं 30 से 40, कुछ 25 से 30 से 40, 25 से 40।
तो रेंज इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या होता है 25 से 40, और ये डिग्री सेल्सियस में होता है। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में होता है। तो इसका मतलब ग्राफ से आप देख के बता सकते हो कि अगर इनिशियली आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, देन फर्स्ट क्या होगा? इंक्रीज, देन क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा? और कहाँ तक बढ़ेगा? अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वेलोसिटी हो। मैक्सिमम वेलोसिटी है यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। समझ में आ गई? वी मैक्स हो। तो यहाँ पे इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, वी मैक्स मिलेगा आपको। ठीक, तो इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज, और हम कहें फ्रॉम ऑप्टिमम टेम्परेचर इफ या आइदर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस। समझ में आएगी नहीं? पहले क्या हम करेंगे? इनिशियली अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, देन क्या होगा आपका? डिक्रीज। लेकिन हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अगर हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए, ऑलवेज क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। ठीक, ये किसका था? आपका टेम्परेचर का था। किसका था? टेम्परेचर का। इसके बारे में लिखाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो हम पीएच के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? बी जो है आपका क्या है? पीएच। पीएच का किस तरीके से अफेक्ट होता है, यानी कि पीएच किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारे रेट को। तो ये भी, इसका भी ग्राफ क्या मिलता है आपको? वेल शेप्ड ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है? वेल शेप्ड ग्राफ मिलता है। किसका? पीएच का। ये क्या होगा? ऑप्टिमम पीएच। और ये ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो अलग अलग एंजाइम्स के लिए क्या होगा? अलग अलग होता है। सभी एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम पीएच एक नहीं होगा, यानी कि एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होगा, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ये आपका, ये भी वेल शेप्ड ग्राफ है। क्या है आपका? दोनों क्या है? वेल शेप्ड ग्राफ। ये भी है और ये भी है। ग्राफ का नेचर क्या है? वेल शेप्ड नेचर का ग्राफ है। अगर हम इसमें समझाएं अलग अलग एंजाइम को लेकर इसमें ग्राफ देखें तो अलग अलग एंजाइम को लेकर ग्राफ ऐसे बनता है। मान लो कोई ए एंजाइम था, ये ऐसे बना। कोई बी एंजाइम है, उसके लिए क्या बनेगा? ऐसे। कोई सी एंजाइम था, क्या बनेगा? उसके लिए ऐसे। यानी कि ये पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल पे जाएंगे और ये रेट है। क्या है? रेट है। यानी कि अलग अलग पीएच पे हमें क्या मिल रहा है? वी मैक्स मिल रहा है अलग अलग एंजाइम्स के लिए। अलग अलग एंजाइम्स के लिए मैक्सिमम रेट अलग अलग पीएच पे मिल रहा है, यानी कि इनकी एक्टिविटी क्या होती है? पीएच स्पेसिफिक होती है। समझ में आएगा नहीं? ठीक है, ये इसके लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके लिए ये, इसके लिए ये मान लो ए एंजाइम है, ये क्या है आपका? बी एंजाइम है, और ये क्या है आपका? सी एंजाइम। तो तीनों के लिए अलग अलग ऑप्टिमम पीएच मिलेगा आपको। समझ में आएगा? जिस पे क्या होगा? रेट क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? वी मैक्स मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? वी मैक्स मिलेगा। दो ग्राफ हम आपको पढ़ा चुके थे, इसलिए हम ज़्यादा इस पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बोलो। हाँ, और इनिशियली आप पीएच बढ़ाओगे तो क्या होता है? बढ़ता है। तब कब? जब उसका ऑप्टिमम पीएच मिल जाएगा तो वो मैक्सिमम एक्टिविटी करेगा। वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, यानी कि रेट मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे ही आप पीएच बढ़ाएंगे या घटाएंगे, आपका क्या होगा? रेट डिक्रीज। रेट क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चल हम कंसंट्रेशन का देखेंगे इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका एंजाइम हो तब, और विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम देखेंगे ग्राफ क्या होता है। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? बोलो। तीसरा हम क्या देख रहे हैं? सी किसका अफेक्ट देख रहे हैं? कंसन
वैसे बन रहा है। चलो, कौन सा हमको गिनीज बुक का अवार्ड मिलेगा, ठीक है, लाइन सीधी खींच देंगे तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा, सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलो, ये क्या है, आपका रेट है। ये क्या है आपका, और किसकी कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की। चलो, अगर आपका कोई रिएक्शन बिना एंजाइम के है, क्या है, बिना एंजाइम के, यानी कि एंजाइम का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट के जो कंसंट्रेशन होता है उसमें जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, लीनियर ग्राफ होता है। क्या होता है, क्या होगा आपका, चलो ऐसे क्या है आपका, लीनियर ग्राफ है। क्या है आपका, लीनियर। और ये क्या है, विदाउट एंजाइम। ये ग्राफ क्या है, विदाउट एंजाइम। क्या है आपका ग्राफ जो है वो क्या है, विदाउट एंजाइम। अब हम क्या करते हैं, जब एंजाइम यूज करते हैं, विद एंजाइम, तो विद एंजाइम यूज करते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है। और ये क्या होता है आपका, वी मैक्स होता है। वी मैक्स होता है। वी मैक्स, ठीक है। कुछ टाइम के बाद देखो, भले भले हम क्या करते हैं, हम भले क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होती है आपकी, कांस्टेंट हो जाती है। क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि आपका लिमिटिंग है क्या, एंजाइम। एंजाइम क्या होती है, लिमिटिंग है। समझ में आएगी नहीं, तो आपका एंजाइम लिमिटिंग है। मान लो पहले क्या थे, मान लो पहले, चलो मान लो एंजाइम पहले 10 थे, क्या थे, 10 थे। तो पहले सबस्ट्रेट कम था, मान लो एक ही सबस्ट्रेट था, तो एक एंजाइम यूज़ होता था। मान लो फिर हमने क्या किया, सबस्ट्रेट को बढ़ा के क्या हमने क्या किया, 20 कर दिया, तो एंजाइम तो आपके 10 ही हैं। क्या हैं, 10 ही हैं। तो वो क्या करेंगे, 10 एंजाइम 10 ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे पर यूनिट टाइम में। समझ में आएगी नहीं, आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपकी लगातार वेलोसिटी या रेट नहीं बढ़ती रहेगी। क्यों, लिमिट, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एंजाइम क्या हो जाता है, लिमिटिंग हो जाता है, तो आपका रेट क्या हो जाता है, आपका कांस्टेंट। रेट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आएगा नहीं, इनिशियली कोई चीज़ देखो तेज़ी से ग्रोथ करती है, फिर उसके बाद जाके क्या होता है, एक स्टडी फेज आता है, मतलब एकदम कांस्टेंट फेज आ जाता है, मतलब ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, लिमिटिंग हो जाती है। इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम क्या होता है, लिमिटिंग हो जाता है। रेट ये क्या है, विद एंजाइम। कभी विदाउट एंजाइम वाला कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन नहीं करता है। समझ में आएगा नहीं, कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन नहीं करता, यानी कि ये वी मैक्स को अप्रोच ही नहीं कर पाता। समझ में आएगा नहीं, वी मैक्स को अप्रोच ही नहीं कर पाता। ये क्या है, विद एंजाइम। ये क्या है, विद एंजाइम। रेट बिकम कांस्टेंट ड्यू टू एंजाइम
ड्यू टू एंजाइम लिमिटिंग। आपका क्या होता है, रेट क्या होता है आपका, आपका क्या होता है, कांस्टेंट। ड्यू टू लिमिटिंग ऑफ एंजाइम, रेट बिकम कांस्टेंट ड्यू टू एंजाइम लिमिटिंग या लिमिटिंग ऑफ एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम की क्या हो, एंजाइम क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। समझ में आएगी नहीं, तो रेट क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है आपका, रेट क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, रेट आपका कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या था आपका, ये क्या था, अफेक्टिंग फैक्टर था, जो किसको अफेक्ट करता है, रेट को। हम वही तो बता रहे हैं, पहले तुम लोग आगे आगे चले जाओ। अभी हम तो गए नहीं, अभी तो हम यही हैं। तो हम देखेंगे कि वह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती है, सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन जहाँ पे Vmax क्या हो जाए, हाफ हो जाए। यानी कि सबस्ट्रेट की वह, यानी कि हम क्या करें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए और हमें वेलोसिटी क्या मिल जाए, Vmax की आधी मिल जाए। क्या मिल जाए, आधी। यानी कि रेट हमें Vmax का हाफ मिल जाए जिस कंसंट्रेशन पे सबस्ट्रेट की, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, Km वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, Km वैल्यू। क्या कहलाती है, Km वैल्यू। तो अगली हेडिंग डालिए Km वैल्यू। कल किसी की क्लास है, टेस्ट है, किस चीज़ का टेस्ट है, तो Km वैल्यू चलें, चल लिखो, देखो सबस्ट्रेट वैल्यू, सबस्ट्रेट वैल्यू एट विच substrate value at which Vmax become हाफ, यानी कि Vmax बाई 2 is called its Km वैल्यू। टाइम हो गया क्या, फोन आने लगा क्लास छोड़ने के लिए। is called हम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, Km वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, Km वैल्यू। देखो ये क्या था आपका, ठीक है। हम देखेंगे Vmax का आधा कहाँ रहा है, लगभग यही हो रहा है।
और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे। ठीक है, चलो मतलब उसी को समझाने के लिए तो खींचे हैं इसको। ठीक है, लगभग यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कंसंट्रेशन जो है वो क्या कहलाती है, Km वैल्यू कहती है। और ये क्या है आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बना लेना। और ये क्या है आपका रेट, क्या होता है, अच्छा Vmax/2, यानी कि सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन जिस पे Vmax क्या हो जाए, आधा हो जाए, जिस पे Vmax क्या हो जाए, आधा हो जाए, यानी कि हाफ वेलोसिटी मिले मैक्सिमम वेलोसिटी की जिस कंसंट्रेशन पे सबस्ट्रेट की, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, Km वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Km वैल्यू। तो Km वैल्यू क्या है, यही होती है। ठीक है, ग्राफ से आप समझ सकते हो। क्या चीज, क्या, कौन सा विदाउट एंजाइम? हाँ हाँ हाँ, हम ये इसको हम कंसंट्रेशन समझाने के लिए कि कंसंट्रेशन कहाँ पे मिल रहा है वो समझाने के लिए ये खींचे हैं। अरे यार हम वो नहीं कह रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, ये इसको ले रहे हो क्या, इसको देख। हाँ हाँ उसी के साथ होता है। ये रेट है भैया, ये रेट है, ये कंसंट्रेशन बता रही है इस कंसंट्रेशन पे। ठीक है, इसको हम लेके यहाँ पे कंसंट्रेशन आधी हो रही है ये बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। जैसे ऐसे हम ये कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये टच देखो यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ अरे तुम ऐसे ऊपर कर दो यार, इसको ऐसे ऊपर कर, आप ऊपर तक कर दो तुम। हाँ 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 हम सुन लो पहले, हम ये रेट वाला तुमको ये नहीं दिखाया कि ये विदाउट एंजाइम, ये क्या है आपका रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ है। हम बस दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखो मैक्सिमम रेट हो जा रही है, ये लाइन खींचे बस इसलिए ड्रॉ करें, अगर कंफ्यूजन हो तो मत खींचो, समझ में आए। Km वैल्यू कब बताएंगे, अभी तो बताए हैं यहाँ पे। अच्छा, तुम्हारी लैंग्वेज समझ रहे हैं, भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, अरे हम समझ रहे हैं, भावनाओं को भी समझ रहे हैं, लैंग्वेज को भी समझ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, भावनाओं को भी समझ रहे हैं, लैंग्वेज को भी समझ रहे हैं। वही चीज़ यह है यार, तुम लोग इससे कंफ्यूजन हो सिर्फ, बस
ये स्ट्रेट लाइन हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि मतलब विदाउट, ठीक है। अरे वहां पे विमैक्स कहाँ होगा, तुम लोग सोच सकते हो यार। लो भैया हम इस ठीक है आप ठीक है। चलो ये क्या है तुम्हारा Km, वो जो था ना वो आपका नहीं था विदाउट एंजाइम का, उसमें विमैक्स होगा ही नहीं, ठीक है। हम वैसे लाइन वो ड्रॉ किए थे बस, ठीक है। अरे हाँ हाँ चलो भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। जो कहो कहो वही, जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, ठीक है। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं हुआ ना। अगर कोई वही चीज सुनना चाहता है तो वही चीज सुना दो उसको, जिससे जिससे जो जिससे जो संतुष्ट होना चाहता है वही सुनाओ ना उसको। ठीक है चलें। चलो चलो अगला लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बस यहीं तक पढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कैसा पॉइंट है यार, चौथा है। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। चलो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की बात करें देखो जैसे जैसे आप सुन लो, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे एंजाइम की, तो इनिशियली जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। इनिशियली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। समझ में आई नहीं। जैसे मान लो एक काम को क्या कर रहे थे आप, समझ लो कि एक कोई काम था पर्टिकुलर, ठीक है, उसको कर रहे थे एक मजदूर, ठीक है। हमने क्या लगाया, दो मजदूर, क्या लगाया, दो मजदूर हमने, दो और तेजी से काम हुआ ना तीन। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो काम ही खत्म हो रहा है, तो मतलब रेट क्या होता है कुछ टाइम के बाद, यानी कि लिमिटिंग हो जाता है क्या आपका सबस्ट्रेट क्या होता है एक पर्टिकुलर, ठीक है। एंजाइम लिमिटिंग नहीं होता, सबस्ट्रेट लिमिटिंग हो जाता है, सबस्ट्रेट लिमिटिंग हो जाता है इसमें, ठीक है। वहाँ पे एंजाइम लिमिटिंग हो गया था, यहाँ पे सबस्ट्रेट। समझ में आई नहीं, हाँ ठीक है। इनिशियली क्या होगा आपका, रेट क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, बढ़ेगा। इनिशियली रेट क्या होगा आपका, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। रेट क्या हो जाता है आपका, यहां पे क्या हो गया आपका, रेट क्या हो गया कांस्टेंट। रेट बिकम्स कांस्टेंट ड्यू टू लिमिटिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट बेचारा क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। सबस्ट्रेट क्या हो गया आपका, लिमिटिंग हो गया।
रेट बिकम्स कांस्टेंट ड्यू टू लिमिटिंग ऑफ यहाँ तक क्या हुई आपकी रेट आपका बढ़ा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ देखो रेट आपका क्या हो गया कांस्टेंट। रेट क्या हो गया कांस्टेंट। ये किसका होता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम वर्सेस रेट का। याद रखिएगा इनिशियली क्या होता है, इतना याद रखिएगा यहाँ पे इनिशियली क्या होगा इनिशियली रेट increases but after some time rate become due to limiting of enzyme। अरे सबस्ट्रेट तुम लोग वहाँ सही लिखे ना, यही होता है भांग का नशा। ज़्यादा भांग खाने से यही होता है, ज़्यादा भांग खाने से यही होता है। वो सपने में खाए थे, ठीक है। क्या नहीं होता, ठीक है। चलो अब आपका रह गया इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कौन से रिवर्सिबल टाइप के होते हैं, कौन से नॉन, ठीक है, इरिवर्सिबल टाइप के। अच्छा बताओ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है, रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल? क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अच्छा बताओ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या कोई रिवर्सिबल हो सकता है? बताओ नॉन, हाँ चलो ठीक, चलो तब एंजाइम का क्लासिफिकेशन बता दें, उसके बाद ख़त्म कर दें। थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, हम बताएंगे, ठीक है। मुश्किल से आधे घंटे का और क्लास बचा है, ठीक है, ठीक है भैया, नहीं पढ़ाएंगे। चलो आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है, आज यहीं तक।